आपको कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि इस मंत्रिमंडल में कितने लोगों को शामिल किया जाएगा। तो 6 विधायकों पे एक मंत्री हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये बिल्कुल। तरीका भी है और जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से लगभग वही आंकड़ा भी बनता है। जिन लोगों का नाम है उसमें चिराग पासवान का भी नाम हो कि बिहार का जिम्मेवारी कौन संभालेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें चिराग पासवान का एक नाम हो। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन चुनाव तो समाप्त हो ही गया है, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल में किसे मंत्री पद मिलेगा, कौन से मंत्री कौन बनेंगे, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये ट्विस्ट तो अभी भी है। क्योंकि देखिए, जीतने के बाद उम्मीद होता है कि हाँ, मैं ये मंत्री बन जाऊंगा, मुझे ये मंत्री पद मिलेगा, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने डिप्टी सीएम होंगे, 1, 2, 3। अब देखना होगा। अब इसी तमाम मुद्दे पर बाबा से सोचे कि पूछ लेते हैं, क्योंकि मन में मेरे भी लगातार ये सवाल चल रहे थे कि बाबा कितने डिप्टी सीएम होंगे, कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद मिलेगा। तो बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद दीपक। चुनाव सक्सेसफुली बाबा हो चुका, किस तरीके से एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जो है महागठबंधन को हरा दिया। लेकिन अब बात करेंगे कि एनडीए में जो जीते हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जो नए नेता हैं, उनमें किसे कौन सी मंत्री पद जो है वो मिलने जा रहा है बाबा। देखिए, आपने बहुत ही एकदम इंटरनल सवाल पूछा है। भीतर की बात में ऐसा नहीं कि भीतर ही का सवाल कर दिए। इतना भीतर का सवाल भी नहीं पूछा जाता है और इस सवाल का जवाब मेरे लिए हाँ। थोड़ा सा जल्दबाजी होगा देना। इसलिए जल्दबाजी होगा कि अगर मैं ही बता दूंगा तो ये लोग बैठ करके क्या करेंगे। थोड़ा सा तो संशय में बना के नहीं, वो सारी बातें है। आपने देखा फॉर्मूला बाबा। जब ये खबर करने हम लोग बैठे हैं उससे पहले कम से कम 30 से 40 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। बिल्कुल। और ये सभी से मुलाकात के समय मैंने क्या कहा है ये आपको भी पता है। और जीते हुए प्रत्याशियों से जी, तो मैंने आपके सामने ही लोगों से बातचीत किया और मैंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है और बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए जो भी हो सकता है आप करें और आपका साथ मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यदि उसमें किसी तरह की कोई कमी होगी तो मैं सवाल भी पूछूंगा। मैं निश्चित रूप से मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा। और अब हम आते हैं जो मेन मुद्दा जो आपने पूछा। देखिए, इस बार का मंत्रिमंडल का स्वरूप बिल्कुल ही अलग होगा। आपको कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि इस मंत्रिमंडल में कितने लोगों को शामिल किया जाएगा। आपको पता है कि 36 तक मंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल। 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 46 विभाग टोटल हैं। पिछली बार भी 34 के आसपास मंत्री हुआ करते थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का हिस्सेदारी ज्यादा था और जनता दल यूनाइटेड का कम जी। इस बार संभावना यह है कि 1-2 सीटों का अंतर पड़ सकता है, लेकिन लगभग दोनों की स्थिति एक समान रहेगी। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपको मैंने बताया भी था, मैं कल भी बात कर रहा था। संयोग से कल चूंकि एक मीटिंग थी मेरी, उस मीटिंग में जाने के कारण मैं खबर नहीं कर पाया था। लेकिन आज जब मैं खबर कर रहा हूं तो मैं पूरी तरह से कल के ही बातों पर टिका हुआ हूं कि 14 से 15 मुझे नजर आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड से लोग मंत्री बनाए जाएंगे, तो वहीं 15 से 16 जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होंगे। एक का अंतर हो सकता है या फिर जिस तरह से सीटों का बंटवारा बराबर हुआ 101 उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी दोनों 15-15 की संख्या में हो सकते हैं। बाकी 6 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो तरीका है उसमें आंकड़े जो है वो अमूमन आपको पता होगा कि जब 36 का आंकड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि नियम ये बताता है कि एक लोकसभा पर 6 विधानसभा होते हैं। तो 6 विधायकों पे एक मंत्री हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये तरीका भी है और जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से लगभग वही आंकड़ा भी बनता है। तो बाबा, नेता का नाम तो अभी हम नहीं पूछेंगे आपसे कि किसे क्या मिलने जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है बाबा, जिम्मेदारी बड़ी होगी, निश्चित नए चेहरे की जो है बात आप कह रहे हैं जी। तो बाबा उम्मीद लगाए हुए होंगे पुराने नेता भी कि भाई हमें जो है वो मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। उम्मीद तो होती ही है जीतने के बाद। बहुत सारे मैंने कहा कि इस बार मंत्रिमंडल का स्वरूप, चेहरा सब कुछ बदला हुआ होगा और खास करके जिन लोगों को फ्रंट से लीड करने के लिए भेजा गया था, जैसे मंगल पांडे हुए और भी कई नेताओं को फ्रंट से लीड करने के लिए भेजा गया था। कई मंत्री चुनाव लड़ करके जीत करके आए हैं, कई सांसद जीत कर, जो पूर्व सांसद थे वो जीत करके आए हैं। तो इन लोगों को इस बार मौका मिल सकता है। इसमें मैंने बताया कि 15-15 या 14-15, 14-16 के बीच में होगा, ये आंकड़े हो सकते हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो वो 29 में से 19 उनके भी जीत करके आए हैं।
लेकिन उनका भी हिस्सेदारी जो है 3 मंत्री पद का बनता है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 1 से 2 और 1 से 2 ही हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि इस बार थोड़ा उदारता दिखाया है भाजपा ने और नीतीश कुमार ने। अब हम अगर देखें तो कई लोगों के नाम जो हैं, सबसे पहले इस बात को लेकर के आप समझना शुरू कीजिए। बाबा, नाम से भी पहले एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नाम पे आएंगे। डिप्टी सीएम को लेकर भी होर मचा हुआ है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। देख रहे होंगे लगातार जो है वो बातें चल रही हैं कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। तो बाबा, ये लोगों का जो नाम आ रहा है, इन बड़े नेताओं का जो नाम आ रहा है, क्या लगता है इस बार 2 होंगे, 3 होंगे डिप्टी सीएम या फिर 1 होंगे डिप्टी सीएम? देखिए, एक तो बात आप क्लियर मान के चलिए, बाकी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात तो आप पहले मान के चलिए कि एक सम्राट चौधरी निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेवारी उनको मिलने जा रही है और बड़ी जिम्मेवारी वो अमित शाह भी कहे थे ये बात। अमित शाह ने तो जो बातें कही थी वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जो अभी वर्तमान नजर आ रहा है उसमें उनकी भूमिका जो है अध्यक्ष से भी बड़ी रही है। इस चुनाव में उनकी भूमिका, वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने पूरे बिहार में घूम करके चुनाव प्रचार किया, मैनेजमेंट उन्होंने देखा, वो सारी चीजें देख करके ये तो बात पक्का लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उन पर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेवारी देगी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आपने ठीक कहा, चिराग पासवान की टीम से भी एक उप मुख्यमंत्री का चेहरा कोई तो चिराग पासवान ही का नाम कह रहा है। देखिए, चिराग पासवान को बनना होता तो 2024 में जब नीतीश कुमार फिर से वापसी किए थे, उस समय भी चिराग पासवान को आपको याद होगा कि बनाने की कोशिश की गई। केंद्र में मंत्री हैं, अभी केंद्र में मंत्री भी हैं और उन्होंने उप मुख्यमंत्री नहीं, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री का ही अपना विजन बना के रखा है कि जब नीतीश कुमार के बाद बिहार को संभालने की जरूरत होगी तो उस दौर में जिन लोगों का नाम है उसमें चिराग पासवान का भी नाम हो कि बिहार का जिम्मेवारी कौन संभालेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें चिराग पासवान का एक नाम हो। और निश्चित रूप से चिराग पासवान अभी सबसे सशक्त दावेदारों में से एक नजर आते हैं। बिल्कुल 29 सीटें मिली बाबा, और लगातार जो है खबरें चल रही थी कि 10 से 12 सीट जीतेंगे। दीपक, 29 सीटें मिलना, सबसे पहले तो 29 सीट मिलना भी बहुत लोगों को पच नहीं रहा होगा, क्योंकि 12 से 15, 18 से ज्यादा कोई बोल नहीं रहा था। बिल्कुल, और 19 सीट वो जीत करके लेकिन बाबा भारत लाइव कह रहा था 27 से 29। अब तो अब इन सब बातों से भी हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। हम क्या कह रहे थे, हमने तो हमारी बातों को तो लोग गलत मानते थे ना। इस बार भी हमने कहा था, बहुत डर करके हमने अगर आकलन किया है। आपको याद होगा कि जब आप लोगों से बातचीत मेरी हो रही थी तो मैंने कहा था कि 190 प्लस, ये तो ओवरऑल जानकारी की बात है। 3 महीना पहले मैंने कहा भी था कि इस बार लैंडस्लाइड होगा, और मैं ये भी कह रहा था कि ये टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ से देश को एक नया विजन मिलेगा। और वो सारी बातें यहाँ हुई हैं। विपक्ष पूरी तरह धराशायी हो गया है और कांग्रेस सहित जो राष्ट्रीय दल है वो भी अब चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों ने जिस तरह से उनको कमजोर किया है, अब क्षेत्रीय दल धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया है। इन सब के बाद आपको बता दें कि जो चिराग पासवान 19 सीट जीत करके आए हैं, उस सीट को अगर आप गंभीरता से देखें तो इसमें से अधिकांश सीटें हारी हुई हैं। इसके बाद कुछ ऐसी बातें भी हुई है कि चिराग पासवान ने कई अपने नहीं बल्कि अपने साथी दलों के नेताओं के लिए जम करके चुनाव प्रचार किया है और बिना भेदभाव के उनको जिताने के लिए हर वो काम किया है। तो चिराग पासवान को ऐसे भी एक लीडर के रूप में उनको थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। बिल्कुल, जिसका एप्रिसिएशन आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी दे रहे हैं, और अब तो जीतन राम मांझी भी इस बात को मानने लगे हैं कि नहीं, चिराग पासवान में वो पोटेंशियल है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू तो मानती है जी। ऐसी स्थिति में आपको बता रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों का नाम लिया था, वो तो निश्चित रूप से बन रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और उसके बाद उप मुख्यमंत्री का जितना भी चेहरा सामने नजर आएगा, उसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार उप मुख्यमंत्री के होड़ में आ सकते हैं और कुछ नए समीकरण के साथ उतारा जाएगा मैदान में। खास करके मुझे जो लग रहा है कि इसमें से यादवों की संख्या भी अच्छी खासी होगी, क्योंकि यादव समाज इस बार खुल करके एनडीए गठबंधन की तरफ अपना रुख बदला है। बिल्कुल, कई लोगों को जिता करके भेजा है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि यादव भी अब चाहते हैं कि वो हिस्सा, जो भागीदारी है वो अपना दिखाएं, विकास के वाहक बने जी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ सबसे पहले शुरुआत जो होगी वो होगा प्रोटेम स्पीकर का। आपको पता है कि जब नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू होगी तो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे और वो सभी विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। बिल्कुल, जितने भी 243 विधायक हैं उनको शपथ दिलवाएंगे। उसके बाद सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे पहले आपको बता दूं मैं कि मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद से वो मुख्यमंत्री के लिए जाएंगे। नीतीश कुमार इसके अलावा आगे की भी हम प्रक्रिया आपको बताएंगे, और ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं होगी, और इन प्रक्रियाओं के तहत ही कहीं ना कहीं
ये सरकार नई सरकार बनेगी। अब नई सरकार बनने में जो कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रोटेम स्पीकर के या फिर विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाने के नाम आ रहे हैं, तो उसमें नाम रामकृपाल यादव का भी आ रहा है, विजेंद्र यादव का आ रहा है, प्रेम कुमार का आ रहा है। ये सभी नाम जो है लगातार लिए जा रहे हैं। इसके अलावा विजय चौधरी का भी नाम आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जातीय समीकरण के आधार पर जो मंत्री बनाए जाएंगे उसकी भी पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। सबसे बड़ी बात है कि सवर्णों ने, जिसमें से आपको पता है कि जातीय समीकरण के आधार पर अगर हम देखें तो कई समीकरण हमारे सामने नजर आ रहे हैं। उन समीकरणों में जातीय समीकरण के आधार पर हम अगर खोजना शुरू करते हैं तो यादव जो हैं, मैं कल भी संपादक नवनीत शाह जी से बातचीत कर रहा था, तो यादव समाज के लोग जो हैं वो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी में 5 और जेडीयू में 8, लोजपा में 2, यानी 15 जीत करके आए हैं। वहीं 11 जीत करके 12 जीत करके आए हैं महागठबंधन में। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से यादवों को भी एक बार फिर से भरोसे में लिया जा सकता है और उनको किया जाता है। जहां तक कुर्मी से और कुशवाहा का सवाल है, वहां भी अच्छी खासी संख्या पहले से भी रही है, इस बार भी रहेगी। वैश्य समाज के लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया है। बस सभी जातियों का कहीं ना कहीं जो हिस्सेदारी है वो दिखाई पड़ा है बाबा। ये 23 जो है वैश्य समाज ने अपने विधायक बनाए हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। राजपूत समाज से सबसे ज्यादा जो जीत करके आए हैं, 27 लोग जीत करके आए हैं एनडीए गठबंधन से, तो निश्चित रूप से इनकी भी संख्या ज्यादा होगी मंत्रिमंडल में। आप देखिएगा, भूमिहार समाज की बात करें तो यहाँ भी 21 जीत करके आए हैं, इनकी भी संख्या होगी। ब्राह्मण की बात करें तो यहाँ भी 14 ब्राह्मण जीत करके आए हैं, इनकी भी संख्या अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। कायस्थ समाज में 1 ही जीत करके आए हैं, या 1-1-2 जीत करके आए हैं, तो हम मुझे लगता है कि कायस्थ समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दोनों तरफ से मिलेगा, जदयू भी देगी और भारतीय जनता पार्टी भी देगी। अति पिछड़ा समाज से भी अच्छी खासी संख्या है, जिसमें से 10 लोग जीत करके आए हैं। दलित समाज की बात करें तो इसमें से 34-35 लोग जीत करके आए हैं, तो यहां भी एक सवाल उठता है कि इस समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुस्लिम समाज से 1 जीत करके आए हैं और एक जमा खान पहले भी मंत्री थे, इस बार भी रहेंगे। एसटी समाज को भी इस बार प्रतिनिधित्व मिल सकता है, ये भी बातें कही जा रही हैं। यानी घुमा फिरा करके अगर देखें आप तो इस बार के मंत्रिमंडल में बहुत सारे चेहरे नए आपको देखने को मिल सकते हैं। कई नए लोगों को जिम्मेवारी मिलेगी और पुराने लोगों को आराम भी दिया सकता है। हालांकि जदयू का फॉर्मूला जो रहा है वो अपने पुराने लोगों पर ही भरोसा करती है। बिल्कुल, और एक बार फॉर्मूला बता दीजिए बाबा दर्शकों को कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस बार जो है, मुझे जो लगता है, इस बार जनता दल यूनाइटेड जो है वो अपने नीतीश कुमार इस बार कुछ नए लोगों को स्थान देंगे, जिसमें संतोष निराला वगैरह जो मुझे लगता है जीत करके आए हैं, उन लोगों को चांस मिलेगा। कई नए लोग हैं जीत करके आए हैं, उनको भी चांस मिलेगा। यानी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ये जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें से 14 से 15 और 15 से 16 ये दोनों बड़ी पार्टियां होंगी। 101 सीट पर लड़ी और एक जो जीत करके आई 89 और 85, ये 2। उसके बाद से लोक जनशक्ति पार्टी 3 से 4, मैंने कहा कि 1 से 2 आरएलएम को भी हो सकता है, और हम 1 से 2 हो सकता है। एक्स्ट्रा 1 सीट में रख रहा हूं उन लोगों के लिए, 1 या 2 सीट एक्स्ट्रा हो सकता है, जिसमें जो चर्चा चल रही है कि बीएसपी के जीत करके आए हैं, वो हो सकता है कि एनडीए की तरफ स्विच कर जाए, जैसा पहले 2020 में भी हुआ था। तो उसके लिए 1 सीट रखा गया है कि उनको मंत्री बनाया जा सका। तो दूसरी तरफ आईपी गुप्ता को लेकर के भी मेरा यही अगला सवाल था बाबा जी, तो आईपी गुप्ता को लेकर के भी एक चर्चा चल रही है। लेकिन आईपी गुप्ता से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरा मंत्रिमंडल से लेकर के बाकी सारी चीजों पर कोई समझौता नहीं है, मेरा समझौता सिर्फ एक ही शर्त पर है कि एनडीए गठबंधन अभी भी अगर कह देती है कि मैं आपके आरक्षण को वापस करता हूं, उसके लिए मैं कानून बनाता हूं जो कि सक्षम है कि एनडीए गठबंधन ही बना सकता है, तो ऐसी स्थिति में आईपी गुप्ता के साथ साथ आने वाले 2029 के चुनाव के लिए भी एक सिक्योरिटी हो जाएगी एनडीए गठबंधन को। बिल्कुल, कि वो जो वोट है जो इधर उधर चला गया था इस बार, और चूंकि उनके साथ वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था, महागठबंधन खुद ही चारों खाने चित हो गया। वो तो कहिए कि योद्धा की तरह लड़े और खुद अपनी सीट जीत करके आए, ये कम बड़ी बात नहीं है। जहां एक से एक वीर हाफ रहे थे वहां पे आईपी गुप्ता ने अपना परचम लहराया और वह ऐसी जगह हार करके आए जहां सवर्णों का एक बड़ा दबदबा है, बिल्कुल ब्राह्मणों का गढ़ कहा जाता है। लंबे समय से जीत करके आलोक रंजन आ रहे थे, लेकिन उनको आलोक रंजन झा को हरा करके उन्हीं के गढ़ में जी मजाक में उन्होंने कहा भी, जब मेरी बातचीत हो रही तो मजाक में कहा कि बस आप ही को खाली ब्राह्मण बचे हुए, बाकी सारे ब्राह्मणों को लेकिन ये उनका मजाक था। सबसे बड़ी बात यह है कि जात पात से ऊपर उठ करके अपने समाज को, अपने लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है,
जो हाको रकम पान है वो शुरू किया था, वो अभियान आज भी उनका जारी रहेगा। उन्होंने इस बात के लिए अभी भी कमिटमेंट किया है। और आपको बता दें कि जीतने के बाद सबसे पहले अपने गांव गए, अपने लोगों से मिले और वहां जाकर के अपने पिताजी को से उन्होंने आशीर्वाद लिया। जाकर के उनकी समाधि पर उन्होंने काफी कुछ अपनी बात रखी है, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। अब रहा सवाल कि ये मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा, इसमें आप शुरुआती दौर में आप देख सकते हैं कि 15 से 20 लोग जी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, या हो सकता है कि जिस तरह से 2024 में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लिए थे, 4 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया था, इस बार एक सीएम और 3 डिप्टी सीएम के साथ साथ ये देखने को मिल सकता है कि अलग अलग जाति समीकरण से जुड़ करके लोग आए और 15 से ज्यादा मैं मंत्रियों को शपथ लेता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, किसको किसको जगह मिलता है ये पूरी लिस्ट हम आपको देंगे बहुत जल्द। तब तक संतोष कीजिए ना, सब चीज एक ही बार थोड़ा दिया जाता है। तो चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। बाकी बाबा ने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि किस पार्टी से कितने उम्मीदवार हैं जिनको जो है कहीं ना कहीं मिल सकता है मंत्री पद। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386